सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यहां पर भी इसको फॉलो करके नए नए अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 29, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। और यह भी सामाजिक विज्ञान भूगोल के पार्ट 4 जलवायु से ली गई है और पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूशन वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे ऋतुएं भाग 2, जिसमें हमने मानसून का आगमन पढ़ना है, यानी मानसून के आगमन की ऋतु पढ़नी है। और इससे पहले हम शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब यानी गर्त की स्थिति बन जाती है। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि जब भी तापमान ज़्यादा होता है, सतह यानी ज़मीन गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण जो उसके ऊपर हवा चल रही होती है वो शुष्क हो जाती है, जिसके कारण वो हवा भी गर्म हो जाती है। और आपने ये सुना होगा कि गर्म हवा जो है हमेशा हल्की होती है, उसमें नमी शामिल नहीं होती। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब हमारे यहाँ उत्तरी मैदानों में तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तो वहीं पर दक्षिण भारत में जो समुद्र हैं वहाँ पर कम तापमान के कारण जो एयर प्रेशर है, वायु का दाब है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा हमने साइंस में ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी तापमान कम होगा तो उसके ऊपर की हवा ठंडी होगी, जिसमें नमी भी मिली होगी और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो साइंस का ये नियम है कि एयर प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ शिफ्ट होता है। तो फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिमी पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि एयर प्रेशर के कारण ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आना शुरू कर देती हैं। प्रारंभ में यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं और फिर यह 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अगर हम अपने मानचित्र में देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर यानी कि केरल है। सबसे पहले ये जो है केरल में भारी वर्षा करती हैं और उसके बाद ये नीचे भारत का वी आकार होने के कारण ये पवनें 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक को हम कहते हैं अरब सागर शाखा और दूसरे को कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। और धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित यानी कि ढक लेती हैं ये हवाएं। तो इसको हम अभी आपको मानचित्र 1 में तिथि के अनुसार देश में मानसून के आगमन को भी समझाएंगे कि किस तरह से किस डेट पर एक्सपेक्टेड, ये संभावित तिथि है, जरूरी नहीं है कि उसी डेट पर पहुंचता है, लेकिन ये संभावित तिथि पर ही धीरे धीरे उन स्थानों पर ये हवाएं पहुंचती हैं और मानसूनी वर्षा करती हैं। और इसी को ही हम मानसून के आगमन की ऋतु कहते हैं। मैं इस मानचित्र की पिक्चर को ज़्यादा जूम तो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये है केरल यानी पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर, जहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है केरल के तटों पर। और फिर उसके बाद ये जो मानसून है ये 2 भागों में वी आकार के कारण बढ़ जाता है और एक को हम कहते हैं अरब शाखा ब्रांच यानी अरब सागर शाखा और दूसरे को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। और इस तरह से ये मानसूनी पवनें पूरे भारत को ढक लेती हैं और पूरे भारत में बरसात करना शुरू कर देती हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए केरल पर ये 1 जून के आसपास पहुंचती हैं और चेन्नई में भी लगभग 1 से 4 की तिथि है। इसी तरह मुंबई में ये 10 दिन के बाद 10 जून को पहुंचती है और हमारी दिल्ली में बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी हवाएं दिल्ली में लगभग 29 जून को, संभावित तिथि 29 जून को पहुंचती हैं और मानसूनी बरसात करना शुरू कर देती हैं। फिर सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में वह द्वीप समूह में होती है। द्वीप समूह कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मेघालय स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे
ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और हम मानचित्र 2 की सहायता से इसको हम देख भी सकते हैं और पूरे वर्षा के वार्षिक वितरण को समझ भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें तो इसमें नीचे लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर से अधिक जो भी क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, वो जामनी कलर से दिखाया गया है। फिर हल्के जामनी से 200 से 400 सेंटीमीटर वाले, ये भी तेज़ वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ज़्यादा वर्षा वाले। 100 से 200 जो हल्का नीला रंग दिखाया गया है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और 60 से नीचे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देश का जो हमारा उत्तर पूर्वी हिस्सा ये रहा, इसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है और जो हमारे द्वीप समूह हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्षा में विराम, यानी ये भी एक परिघटना है। वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं जो मानसूनी गर्त यानी निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब भी मानसून आता है तो कई दिन तक तो लगातार वर्षा होती है, फिर कई दिन ऐसे सूखे आते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी का एहसास होता है। आजकल भी तो ऐसे ही दिन चल रहे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन बरसात आई, अब फिर से बरसात नहीं आ रही। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पर भी लो प्रेशर होता है वहाँ पर हाई प्रेशर आके बरसात करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जो निम्न दाब होता है ये खिसकता रहता है हवा के द्वारा और ये अक्सर मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों में पहुंच जाता है, जिससे वहां पर बरसात होना शुरू हो जाती है। और जो मैदानी इलाके होते हैं वो कुछ दिनों के लिए सूखे सूखे रह जाते हैं, मतलब वहां पर बारिश नहीं होती। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। यानी ये निम्न दाब जहाँ पर भी होगा वहाँ पर तो वर्षा होगी क्योंकि हाई प्रेशर आ जाएगा उसकी जगह पर, और जहाँ पर ये नहीं होगा, जहाँ पर ऑलरेडी ही हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर तो जगह लेगा ही नहीं ना, हाई प्रेशर तो और जगह शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए बारिश होगी ही नहीं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसून की वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यानी ये जो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब होता है, जैसे अभी हमने बात की, उसकी तीव्रता और आवृत्ति, यानी वो बार बार निम्न दाब बनता जा रहा है और जल्दी जल्दी बन रहा है, तो ये मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को भी निर्धारित करती है। जैसे जैसे ये बनता जाएगा बरसात होती जाएगी, क्योंकि बार बार कहूँगा हमने साइंस में पढ़ा है कि एयर प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ शिफ्ट होता है। और यही वजह है कि यदि देश के एक भाग में बाढ़ आ रही होती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ने लग जाता है। अभी आज की ही खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा कि वैसे तो मानसून इस बार लगभग 10% ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम, ये एवरेज है, लेकिन हम हर 5वें ज़िले को देखें तो रिपोर्ट में लिखा था कि वो सूखा पड़ा हुआ है। तो ये मानसून की अनिश्चितता है जो कि मानसून से जुड़ी एक परिघटना है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए ही जाना जाता है और इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है। यानी ये कब ये आएगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर कैसे वापस जाएगा, ज़्यादा बरसात कराएगा जाने में भी, तो ये सारा अव्यवस्थित है, ये व्यवस्थित ढंग नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा वायु दाब पर निर्भर करता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर और इनको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? तो इसका उत्तर हमने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले वाले पैराग्राफ में, मैं आपको वहीं ले चलता हूं। तो इसका उत्तर ये है कि जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। वहीं जो दक्षिण में समुद्र हैं उनके ऊपर कम तापमान के कारण हाई प्रेशर होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप समुद्र से नमी युक्त जो दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं वो स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है? ये अभी हमने लास्ट में ही समझने की कोशिश की थी, तो चलिए अब मैं आपको इसके उत्तर पर ले चलता हूँ। तो इसका उत्तर है कि उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। इसको आप अपनी बुक में से एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं और ये क्यों होती है? तो ये भी अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था। चलिए मैं आपको उत्तर की ओर ले चलता हूँ।
इसका उत्तर है कि वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं जो मानसूनी गर्त यानी निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। अक्ष की उपस्थिति वर्षा को सुनिश्चित करती है जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपको ये दोनों मानचित्र देखने हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वार्षिक वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखने हैं और दूसरा है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि। तो इसको हम मानचित्र की सहायता से देखते हैं और इसका उत्तर पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों का एक नाम तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, मेघालय, और उसी के साथ में है असम। ये रहा असम और मेघालय। और जो सबसे कम वर्षा वाले राज्य हैं वो एक तो राजस्थान, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, उत्तर की तरफ जाएं तो लेह भी जो है वो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और गुजरात का कच्छ का क्षेत्र भी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह रहा मानचित्र नंबर 1। अब हम इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि दिल्ली की तिथि कब है, मुंबई की संभावित तिथि कब है, कोलकाता की कब है और चेन्नई की कब है। तो सबसे पहले हम जब दिल्ली को देखते हैं तो मानचित्र में तो नहीं लिखा, लेकिन आप अपनी किताब में ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावित तिथि 29 जून है। फिर मुंबई को देखा तो मुंबई की संभावित तिथि जो है वो है 10 जून, कोलकाता की 10 जून और चेन्नई की यहाँ तो 1 जून लिखी है लेकिन 1 से 4 जून होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।